आवाज आ रहा है? प्रिंस। यस सर। यस सर। ओके, तो वैलेंसी तो समझ गए, है ना? क्या? ओके, तो फर्स्ट चैप्टर जैसे है एक मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, ये पूरा पढ़ लिया है ना? यस। ओके, इसमें यस एक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, है ना? ये कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ा है, याद है कुछ? यस सर। क्या क्या बताओ। The particles of matter are very small. ठीक है, गुड। The particles of matter have spaces between them. The हाँ, particles of matter are constantly moving. अब देख के बता रहे हो क्या? No sir. बिल्कुल बढ़िया से याद तुमको। And sir, ठीक है। they attract each other. ओके, कॉन्स्टेंटली मूविंग है कि कंटिन्यूअसली मूविंग है? सर सर नहीं पता सर कंटिन्यूअसली कौन। मूविंग, ठीक है, हमेशा ही मूव होता रहता है ना? और क्या है लास्ट? ओके सर। सर they attract each other. अट्रैक्ट। ठीक है, ये तुम्हें याद। ये स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ाई है, सॉलिड लिक्विड गैस, उनके कैरेक्टरिस्टिक पढ़े ही होंगे। मेल्टिंग पॉइंट को डिफाइन कर सकते हो? Sir, a point where anything melts, a solid melts. स्टार्ट्स मेल्टिंग, एंड द पॉइंट इन द टेम्परेचर एट विच बोलना है ना, द टेम्परेचर एट विच सॉलिड लिक्विड और गैस स्टार्ट्स मेल्टिंग, है ना? ओके, और लैटेंट हीट क्या होता है? सर लैटेंट हीट के बारे में नहीं पता सर। ये तो होगा ही पक्का, ऐसा हो नहीं सकता कि नहीं। ठीक है, इसका लिखो। द अमाउंट ऑफ heat energy, the amount of heat energy required, ठीक है, 1 सेकेंड, REQUIRED, the amount of heat energy required to change, okay, required to change 1 kg of a solid into liquid, okay, into liquid at atmospheric pressure। एटमॉस्फेरिक प्रेशर मतलब? सर रूम टेम्परेचर। ओके, गुड। at its at its melting point, ठीक है, is called latent heat of fusion, ठीक है। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ ए सॉलिड, 1 kg सॉलिड अगर हम लेते हैं, है ना, और उसको कंप्लीटली लिक्विड में कन्वर्ट कर देना है ना, जैसे एक बर्फ लिया उसको पानी में पूरा पिघला देना है, एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर मतलब वही रूम टेम्परेचर, एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट, ऑब्वियसली उसके मेल्टिंग पॉइंट पे होगा, है ना, इट्स कॉल्ड लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ठीक है, इतना समझ में आ गया? यस सर। ओके, अब बताओ डिग्री सेल्सियस और केल्विन में क्या डिफरेंस है, कैसे कन्वर्ट करते हैं, पता है? 22 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू हाउ मच केल्विन, निकाल सकते हो या बता सकते हो? ये सर 273 सर से। यहाँ क्या सर लिखेंगे, टू टू से। सेवेंटी थ्री नो सर। तो सर 22 में से 273 माइनस कर देंगे। 22 में से 273 माइनस कर देंगे, कितना आएगा?
माइनस में आएगा ना आंसर, Yes, sir. -251। Kelvin. 0 डिग्री सेल्सियस में कितना केल्विन होता है पता है? Sir, two minus 273. -273 की 273? Sir, टू 273. सेवेंटी थ्री ठीक है। तो जितना डिग्री सेल्सियस भी हमको दिया हुआ है ना, तो हमको वहां पे बस प्लस कर देना है, ठीक है, विथ 273, तो वो हो जाएगा इन केल्विन। ठीक है, बहुत बेसिक है, याद रखना। अगर हमें डिग्री सेल्सियस में दिया है तो 273 में प्लस करेंगे, अगर केल्विन दिया है उसको करना है हमें सेल्सियस में, तो -273 उसमें से करेंगे। ठीक है, मान लो 300 केल्विन दिया हुआ है, तो -273 जब कर देंगे तो ये हमारा डिग्री सेल्सियस में आ जाएगा। सेल्सियस, समझ में आया? Yes. तो दोनों कन्वर्जन आना चाहिए। डिग्री सेल्सियस से अगर केल्विन में करना है तो +273, और केल्विन से सेल्सियस में करना है तो -273। ठीक है, Yes. Sir, और ये पता है, हाँ बताओ। सर एक टॉपिक समझ में नहीं आ रहा सर। कौन सा? सब्लिमेशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड सर। सब्लिमेशन का मीनिंग नहीं पता? नो। सब्लिमेशन मतलब सॉलिड से डायरेक्टली गैस में हम कन्वर्ट कर देते हैं। इतना ज्यादा उसको हीट मिलता है ना, जैसे बर्फ को इतना हीट दे दो कि डायरेक्टली वो गैस बन जाए उसको पानी बनने का टाइम ही नहीं दिया हमने, तो दैट इज कॉल्ड एज सब्लिमेशन, कन्वर्जन ऑफ ए सॉलिड डायरेक्टली इनटू गैसियस फॉर्म। समझ में आया? तो कोई भी केमिकल ले लो ऐसा जो भी सॉलिड के फॉर्म में और डायरेक्टली गैस बन जा रहा है बिना पानी में कन्वर्ट हुए, तो दैट इज कॉल्ड एज सब्लिमेशन। बस, सिंपल है। ओके सर। सर लाइक समझ गए? नैप्थलिन बॉल्स। हाँ, वो भी डायरेक्टली गैस हम सूंघते हैं लेकिन वो कुछ और में कन्वर्ट नहीं हो रहा ना, यस सर। बट उसको भी डेफिनेट अमाउंट ऑफ टेम्परेचर चाहिए, है ना, वो भी कुछ ना कुछ टेम्परेचर होता है तभी वो कन्वर्ट हो पाता है। ठीक है, ओके, समझ में आ गया? हाँ सर। नाउ बताओ, फैक्टर्स अफेक्टिंग एवोपरेशन रेट पता है? नो। फैक्टर्स एवोपरेशन का मतलब पता है यस सर। क्या? सर व्हेन water boils and convert into vapor form, that is called वाटर कलर में थोड़ी होता evaporation. है, चाय में नहीं होता एवोपरेशन। होता है सर लिक्विड if बोलना है। any. Yes sir, liquid. एवोपरेशन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू वेपर फॉर्म, Into बस, vapor. है ना, अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ टेम्परेचर या कुछ भी बोल दो, हीट, है ना। हाउ कैन वी इंक्रीज द रेट ऑफ एवोपरेशन, है ना। एवोपरेशन तो पता ही है, इसका रेट कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, है ना। तो इसका क्या क्या फैक्टर्स है याद रखना है, तुम्हारे बुक में भी दिया है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बाई इंक्रीजिंग, बाई Increasing temperature. बाय इंक्रीजिंग, हाँ ठीक है, वो भी चलेगा। बाय इंक्रीजिंग सबसे पहले सरफेस एरिया, इसका मतलब समझ में आया? जैसे एक थाली में खिचड़ी लिया है, उसको हम फैलाते हैं, क्यों फैलाते हैं? कि वो जल्दी से ठंडा हो जाए, है ना। तो क्या किया हमने, उसका Yes. सरफेस एरिया बढ़ा दिया, अब ज्यादा एरिया हवा के कांटेक्ट में आया, है ना, इसलिए जल्दी ठंडा हो गया। तो मतलब कि अगर हमें एवोपरेशन रेट इंक्रीज करना है तो वी विल इंक्रीज द सरफेस एरिया, है ना, ऑफ द सब्सटेंस टू बी ब्रॉट एट लो टेम्परेचर, है ना। समझ गए? Yes. नाउ बाय इंक्रीज इन टेम्परेचर, ठीक है, बाय इंक्रीज इन टेम्परेचर, है ना, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो जल्दी बॉयल होने लगेगा या जल्दी भाप बन जाएगा, है ना, टेम्परेचर। और Yes. ह्यूमिडिटी पे भी फर्क पड़ता है इसका, ये पता है? ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी मतलब द The, अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट, है ना। in atmosphere. हाँ, एटमोस्फेयर लो, तो एटमोस्फेयर में जैसे में बहुत उमस होता है, कभी कभी ना बहुत पसीना आता है, क्यों आता है ऐसा? जैसे उमस होता है, एक होता है ना उमस जैसा मौसम, कि बार बार Yes पसीना sir. निकल रहा है बॉडी से, वो सूख नहीं रहा है, तो क्या होता है उसमें?
तो ह्यूमिडिटी जो होता है वो हमारा जो एनवायरनमेंट है उसका बढ़ जाता है, ठीक है। तो ज्यादा ह्यूमिडिटी Yes. होने से हमारा पसीना जल्दी नहीं सूखता है, क्यों पता है? No, sir. देखो, एनवायरनमेंट में पानी भरा हुआ है पहले से ही, तो हमारे बॉडी में जो पानी पसीना निकल रहा है वो उस तरफ नहीं जाएगा, क्योंकि डिफ्यूजन पड़ा है तुम्हें, डिफ्यूजन। डिफ्यूजन का मतलब क्या? हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ किसी भी चीज का जाना, ठीक है। जैसे हम पानी डालते हैं ना किसी बोतल में, और एक और बोतल को Yes, उससे sir. पाइप से कनेक्ट कर दो, तो उससे पानी डायरेक्ट इधर आने लगेगा दूसरे बोतल में भी, है ना, क्योंकि उधर बिल्कुल Yes, खाली sir. है। तो जहां भी पानी ज्यादा है और एक तरफ पानी कम है, तो ज्यादा से कम की तरफ हमेशा अपने आप मूव होने लगता है। तो अगर हमारे हवा में पानी की मात्रा बहुत कम है, तो हमारे बॉडी का जो पसीना है वो अपने आप उस तरफ चला जाएगा और सूख जाएगा, है ना। लेकिन अगर ह्यूमिडिटी ज्यादा है तो हमारा जल्दी बॉडी का पानी जो पसीना निकल रहा है नहीं सूखेगा, क्योंकि हवा में पहले से पानी है, तो हमारा पानी उस तरफ जाएगा ही नहीं, हमारे बॉडी के ऊपर ही रह जाता है, ठीक है। तो इसीलिए ह्यूमिडिटी पे भी बहुत इफेक्ट पड़ता है एवोपरेशन रेट का। समझ में आया? तो अगर हाईली ह्यूमिड रहेगा क्लाइमेट, तो हमारे बॉडी पे जो पानी है वो एवोपरेट नहीं होगा जल्दी, है ना, बिकॉज ऑफ द स्लो प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। यहां से उधर जाने के लिए उसके वहां पे कम कंसंट्रेशन होना चाहिए पानी का, मगर हवा में ऑलरेडी पानी है। समझ में आया? Yes. एक तरह से एक ग्लास में पानी भरा है, तो मॉड पानी डालोगे तो गिर जाएगा ना, नहीं जाएगा ना उसके अंदर। समझ गए? बताओ बताओ, कुछ डाउट है तो। No, sir. कुछ doubt. ओके, ह्यूमिडिटी हो गया। इसके बाद और क्या हो सकता है? बाई इंक्रीजिंग द विंड स्पीड, इसका मतलब समझ में आया? Yes, sir. अगर हवा तेज चलेगा तो हमारा पसीना सूख जाएगा, दूसरा कपड़े भी जल्दी सूखते हैं अगर हवा चल रहा है तो, है ना। मींस एवोपरेशन का हाँ. रेट इंक्रीज हो चुका है, तभी हुआ ना ये चीज, है ना। तो ये 4 इंपॉर्टेंट है, ठीक है, अगर पूछता है तो हमें यही 4 रीजन देने हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना, ले लो, इसको क्लियर कर रहा हूं मैं, ठीक है। Okay, कर sir. दूं? Why should we wear cotton clothes? Cotton clothes इन समर। समर में हमें कॉटन क्लॉथ्स क्यों पहनना चाहिए? ये क्यों आरामदायक होता है, पता है तुम्हें? Yes, sir. क्या है, बताओ रीजन। उसमें इंटर पार्टिकल स्पेस थोड़ा ज्यादा रहता है सर, और इससे एयर पास होता है तो पसीना जल्दी सूखता है. पहले तो पसीनों को एब्जॉर्ब करता है इजिली, है ना। यस सर. कॉटन बीइंग अ गुड एब्जॉर्बर ऑफ वाटर, एब्जॉर्ब कर लिया, वो तो तुम्हें सही बताया। इसके साथ क्या लिखना है? इट आल्सो एब्जॉर्ब्स द वाटर। मतलब क्या, देखो, हमें गर्मी में पसीना बहुत निकलता है, अब वो पसीना अगर बॉडी में रह जाएगा तो गंदा लगेगा हमें, है ना, पसीना पसीना अच्छा नहीं यस. लगता है, दूसरा उसमें बहुत बदबू भी आएगा। तो वही पसीने को कॉटन क्लॉथ इजिली एब्जॉर्ब कर लेते हैं, क्योंकि उसके बीच में बहुत स्पेस है ना। उसको जब एब्जॉर्ब कर लिए, उसके बाद एटमॉस्फेयर से कनेक्टेड है हमारा कॉटन का कपड़ा, तो इसीलिए वो जल्दी सूख भी जाएगा, है ना। पहले तो कॉटन एब्जॉर्ब करेगा, तब तो वो हमारे एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आएगा, तभी तो सूखेगा, है ना। तो एक तो ये क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट है। दूसरा और क्या है? हाउ कैन यू प्रूव द प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर इन द एटमॉस्फेयर? ये क्वेश्चन सुना है कभी? नो. नहीं। हमें प्रूव करना है कि एटमॉस्फेयर में पानी है, तो कैसे करेंगे? तो एक हम लोग पहले लेंगे, मान लो ग्लास, ठीक है, ट्रांसपेरेंट ग्लास ले लो तो और भी अच्छा रहेगा, ठीक है। एक ग्लास ले लिया। नाउ इट विल बी फिल्ड विथ आइस क्यूब्स, ठीक है, मान लो ये सब आइस क्यूब्स है, ठीक है।
जब इसमें हम आइस क्यूब्स डालते हैं तो ग्लास के बाहर क्या होता है, ड्रॉप्स बन जाते हैं बहुत सारे, देखा होगा यस पानी के, है ना। ठंडा ऐसे ऐसे पानी ऐसे, से भी। हाँ ठंडा पानी है ना, क्योंकि अंदर आइस है तो ठंडा हो गया ग्लास, तो बाहर सर ड्रॉपलेट्स पड़ गए। तो ये ड्रॉपलेट्स कैसे आते हैं इसके ऊपर, वाटर ड्रॉपलेट्स ड्यू टू कंडेंसेशन, कंडेंसेशन सुना है, नहीं। यस जब पानी सर भाप बनता सुना। है ऊपर से हम ढक देते हैं तो उस पर देखते हैं ना ड्रॉपलेट्स पड़ता है, क्योंकि जो वाटर यस वेपर बना उसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, और जो हम बर्तन ऊपर से ढके हुए हैं उसका टेम्परेचर उसके कंपैरिजन में बहुत कम होता है। तो जब वाटर वेपर उससे टकराता है तो वो कंडेंस हो जाता है, यानी पानी के फॉर्म में फिर से कन्वर्ट हो जाता है। उसी तरह से हमारा जो आइस क्यूब हमने डाला है ग्लास के अंदर, वहां बहुत ही ठंडा है टेम्परेचर, और बाहर में जो टेम्परेचर है वो बहुत ही गर्म है। तो बाहर का जो वाटर वेपर है वो तो गर्म हो गया ना ग्लास के मुकाबले। तो जब वो गर्म जो वाटर वेपर टकराता है इसके आउटर रीजन से, तो एक तरह से वहां क्या होता है, कंडेंसेशन, है ना। और उसी कंडेंसेशन की वजह से हमें वहां वाटर ड्रॉपलेट्स दिखाई देते हैं। तो अगर एनवायरमेंट में पानी है तभी टकरा के वो पानी दिख रहा है ना, वाटर वेपर है तो। वाटर वेपर नहीं होता तो कंडेंसेशन हो ही नहीं पाता, है ना। तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं, फर्स्ट वी हैव टू टेक अ ग्लास कंटेनर, ठीक है, देन वी हैव टू पुट सम आइस क्यूब्स या फिर आइस पार्टिकल्स लिख सकते हो इन द ग्लास, ठीक है, आइस क्यूब्स ही ठीक रहेगा, ठीक है, इन द ग्लास, एंड सेटल इट फॉर सम टाइम, कुछ टाइम के लिए उसको सेटल होने देना है, ठीक है। आफ्टर a few minutes we observe that there are a lot of water droplets on the outer region of the glass, है ना, which is due to the condensation process। अब वहां तुम्हें लिखना पड़ेगा व्हाट इज कंडेंसेशन, है ना। एंड द ओके कंडेंसेशन इज, है ना, द कन्वर्जन ऑफ वाटर वेपर इनटू वाटर ड्रॉपलेट्स व्हेन द वाटर वेपर strikes a surface of at a lower temperature in comparison to the water vapor, है ना। उसके टेम्परेचर के कंपैरिजन में दूसरे का टेम्परेचर थोड़ा कम होना चाहिए तभी टकरा के होगा ना, वाटर ड्रॉपलेट्स यस में सर। कन्वर्ट, समझ गए। प्लेट भी हीटेड रहेगा तो कंडेंसेशन नहीं होगा? क्या, फिर से बोलो। सर जो जिस प्लेट से हम लोग ढके हैं उस अगर वो हाँ हीटेड हुआ तो हाँ, कंडेंसेशन नहीं होता? कंडेंसेशन हो रहा है ना, प्लेट से जो हम ढकते हैं कंटेनर को, उसका टेम्परेचर गर्म तो है लेकिन नीचे के कंपैरिजन में उसका ठंडा है, क्योंकि वो ऊपर में तुम्हारे हवा से कांटेक्ट में है ना। अगर प्लेट को हीट करके रखे तो होगा प्लेट को हीट, कंडेंसेशन? तो प्लेट, हाँ, प्लेट को अगर तुम बहुत हीट कर दिए है ना, और उसके बाद बर्तन के ऊपर रख दिए, बंद कर दिए, है ना, तो जैसे ही तुम उसको बंद कर दिए तो जो वेपर है वो जो टकरा रहा है उससे ना, तो कंपेयर कर रहा है वो, बाहर का टेम्परेचर, अंदर का टेम्परेचर, उस प्लेट का टेम्परेचर सब कंपेयर होता है ना। तो नीचे के मुकाबले उस प्लेट का टेम्परेचर हमेशा कम ही रहेगा, क्योंकि हम तो नीचे से आग दे रहे हैं ना। यस कोई भी बर्तन है अगर उसको ढके हैं ऊपर से, तो हमेशा तुम ऊपर छो और नीचे छो, दोनों में कंपैरिजन में बहुत अंतर रहेगा। ऊपर में तुम कोई अंडा रख दो और यस नीचे अंडा रखो, तो पहले किस पे इफेक्ट पड़ेगा, नीचे वाले अंडे पे, है ना। तो यस अगर कंपेयर कर, इसलिए बोला ना कंडेंसेशन में कंपेयर करके होता है, अगर नीचे का टेम्परेचर ज्यादा है ऊपर का कम है तभी जाके कंडेंसेशन होगा। दोनों सेम टेम्परेचर पे कभी होता नहीं है ना, क्योंकि हम प्रैक्टिकली कर रहे हैं इस चीज को। तो प्रैक्टिकली जब भी हम करते ओके हैं ऊपर ढकते हैं तो हमेशा उसका टेम्परेचर इन कंपैरिजन टू द बॉटम बर्तन के कम होता है ना। समझ में आया। ठीक है हाँ सर। सब्लिमेशन भी समझ गए, उसका डेफिनेशन भी कहीं लिख लेना, ठीक है, वो भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये चैप्टर तो हमारा पूरा हो गया, इसके बाद रिवाइज कर लेना, ठीक है, इसमें और भी बहुत सारे ओके पॉइंट्स मिलेंगे, कुछ डाउट होगा तो कल पूछना, ठीक है। तो ये हमारा हो गया मैटर इन ओके आवर सराउंडिंग्स। फिर नेक्स्ट चैप्टर कर लेंगे कौन सा, इसके बाद क्या है, इज मैटर अराउंड अस प्योर, ये वाला कर लिया है, हेट्रोजीनियस नो होमोजीनियस सर। मिक्सचर, ये सब नहीं किया ना। नो सर। चलो तो कल या परसों वो करेंगे, ठीक है, तब तक ये वाला रिवाइज कर लेना, कुछ डाउट होगा तो कल पूछना, ठीक है। हाँ चलो ओके, फिर एंड करते हैं आज का।